ठीक है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स का ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, इलास्टिसिटी। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसका डेफिनेशन। सो इलास्टिसिटी क्या होता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इलास्टिसिटी को? हाँ भाई बताओ, हाउ डू वी डिफाइन इलास्टिसिटी? किसी भी मटेरियल का इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? क्या किसी भी मटेरियल का, अच्छा, क्या इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कितना खींच सकते हैं? नहीं, तो ये गलत डेफिनेशन है। कितना खींच सकते हैं इससे इलास्टिसिटी डिफाइन नहीं होती है। कितना खींच सकते हो और उसके बाद अगर तुम फोर्स को ड्रॉप करो तो कितना वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है, वो इलास्टिसिटी डिफाइन करता है। जैसे मान लो कोई एक मेटल है, तुमने उसको खींच करके 5 सेंटीमीटर मान लो उसका तुमने खींच दिया, ठीक है, तो अपने ओरिजिनल लेंथ से वो 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। ओरिजिनल लेंथ से 5 सेंटीमीटर बढ़ गया फोर्स लगाने की वजह से। फोर्स हटाने पे क्या वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पा रहा है या कितना आ पा रहा है? 100% ओरिजिनल फॉर्म में आ पा रहा है या फिर कुछ पोर्शन जो है उसका डिफॉर्मेशन में चला जा चुका है? ये इलास्टिसिटी डिफाइन करती है। सो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी का डेफिनेशन ये होता है, टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। टेंडेंसी टू रिगेन ओरिजिनल शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी। टेंडेंसी to regain its original shape after dropping the force applied on any object। ये डिफाइन करता है उसका इलास्टिसिटी को। इस वजह से अगर हम रबर और स्टील को अगर हम कंपेयर करें तो स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है रबर से। मतलब स्टील को अगर तुम खींच करके अगर उसको छोड़ दो तो उसकी टेंडेंसी जो है ज्यादा है रबर से ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करने के लिए। इस वजह से उसकी इलास्टिसिटी को ज्यादा कंसिडर किया जाता है रबर से। लेकिन अगर हम तुम्हारे डेफिनेशन को अगर फॉलो करें कि किसको ज्यादा खींच सकते हैं इजिली, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि रबर को तुम ज्यादा इजीली खींच सकते हो, स्टील को थोड़ी ना इजीली खींच पाओगे। लेकिन इलास्टिसिटी रबर का ज्यादा नहीं होता है। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगा तुम्हें ये, ठीक है। तो ये है तुम्हारा इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है स्ट्रेन और उसके टाइप्स का। सो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल फॉर्म। जो भी डायमेंशन में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फॉर्म, वो स्ट्रेन को डिफाइन करता है। इसके 3 टाइप्स हैं। एक है तुम्हारा नॉर्मल 1D स्ट्रेन, 1D स्ट्रेन। एक है तुम्हारा 2D में स्ट्रेन और एक है तुम्हारा 3D में स्ट्रेन। 1D में स्ट्रेन का मतलब ये हुआ कि लेंथ का चेंज। लेंथ का चेंज मतलब डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल फॉर्म। अगर 2D में अगर हम देखें स्ट्रेन तो वो होता है डेल्टा एरिया अपॉन ए, मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल फॉर्म। और लास्ट में अगर 3D में कंसिडर करें तो ये होता है डेल्टा वी अपॉन वी। सो ये 3 टाइप्स के स्ट्रेन है, 1D, 2D और 3D। सो डेल्टा एल लिखना है अगर तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ है, और ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा इनिशियल लेंथ है नीचे वाला। डेल्टा एरिया लिखना है तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, और ये तुम्हारा फिर से ओरिजिनल एरिया दैट इज ए आई। और वैसे ही डेल्टा वी के लिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है स्ट्रेन, कोई यूनिट इसमें नहीं होता है इसका। अगला नंबर आता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस और उसके टाइप्स। सो स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से। सो बेसिकली एक
प्रेशर टाइप का बेसिकली एक क्वांटिटी है। जैसे प्रेशर हम लोग डिफाइन करते हैं ना फोर्स अपॉन एरिया, वैसे ही स्ट्रेस भी डिफाइन होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। एक है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और दूसरा है तुम्हारा ये टेंजेंशियल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के फिर दो टाइप्स हो सकते हैं, एक है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो टेंसाइल स्ट्रेस अगर तुम यहां पे बॉडी पे लगाओगे तो उसका लेंथ जो है बढ़ता है उसके एक्सिस के लॉन्ग या फिर उसके लेंथ के लॉन्ग या उसके एरिया के लॉन्ग। कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर तुम लगाओगे तो उसका जो लेंथ है वो डिक्रीज होता है, या एरिया डिक्रीज होता है, या वॉल्यूम डिक्रीज होता है उसके लेंथ के लॉन्ग या उसके एरिया के लॉन्ग या फिर उसके वॉल्यूम के लॉन्ग। अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें, टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस जब तुम लगाते हो तो यहां पे बॉडी का जो है वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलता, बॉडी का वॉल्यूम जो है कभी भी नहीं बदलता, बस बॉडी का डिफॉर्मेशन होता है। सो यहां पे वॉल्यूम डजंट चेंज। जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया जाता है तो इसमें वॉल्यूम बदल सकता है। यहां पे भी कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहां पे बॉडी का वॉल्यूम जो है नहीं बदलता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक रबर बैंड को तुम खींचो, तो अगर तुम खींचोगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो साथ ही साथ उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी कम होगा। अगर मान लो उस टाइप का सिचुएशन है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी वॉल्यूम नहीं बदलेगा बॉडी का। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बॉडी का वो कांस्टेंट है और बॉडी पे फोर्स लगने से सिर्फ लेंथ का चेंज आ रहा है, उस केस में फिर वॉल्यूम बदल जाएगा। तो इस वजह से इसमें दोनों केसेस देखे जा सकते हैं, बॉडी का वॉल्यूम चेंज भी होगा और बॉडी का वॉल्यूम चेंज नहीं भी होगा। लेकिन यहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। सो इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ये जो स्ट्रेस है ये हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, और ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। सो दो तरीकों से इस तरीके से हम लोग स्ट्रेस डिफाइन कर सकते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो है वो सेम है प्रेशर की तरह। एसआई यूनिट इसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इस स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन जो है वो हुक्स लॉ से दिया जा सकता है। एज पर हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो प्रोपोर्शनैलिटी यहां से हटाओगे तो स्ट्रेस जो होगा वो y इंटू स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा, वेयर y इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। y जो है यंग्स मॉडुलस है, इसका यूनिट जो है वो सेम स्ट्रेस का यूनिट है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो ये जो हुक्स लॉ है ये तीनों डायमेंशन में लगाए जा सकते हैं, 1D में भी लगाया जा सकता है, 2D में भी लगाया जा सकता है और 3D में भी लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पे बस एक छोटा सा लिमिटेशन है हुक्स लॉ का, वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक रीजन में लगाया जा सकता है, जहां तक बॉडी जो है इलास्टिक है। एक बार बॉडी की इलास्टिसिटी का रीजन खत्म होता है, मतलब वो इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन के अगर तरफ मूव करता है, तो प्लास्टिक रीजन में ये लॉ नहीं लगाया जा सकता। सो हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली इन द इलास्टिक रीजन, वैलिड ओनली इन द इलास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन में ये वैलिड नहीं होता है। सो इलास्टिक और प्लास्टिक का मतलब सबको क्लियर है। इलास्टिक का मतलब ये होता है, इलास्टिक रीजन का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी का फोर्स जो है अगर ड्रॉप किया जाए इलास्टिक रीजन में तो बॉडी अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस पहुंच जाता है। लेकिन अगर प्लास्टिक रीजन में अगर बॉडी है और वहां पे तुमने अगर फोर्स को ड्रॉप किया तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बॉडी में रह जाता है। वो उस कंडीशन में 100%
ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पहुंच पाता। ठीक है। सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर कोई बॉडी जो है 100% प्लास्टिक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बॉडी को इस तरीके से डिफाइन किया जाए कि वो एक 100% प्लास्टिक बॉडी है, तो उसका मतलब क्या हुआ? चेंज कभी भी वो रिगेन नहीं कर पाएगा। तुमने हल्का सा भी खींचा तो बस वो खींचे हुए फॉर्म में ही रह जाएगा, अगर तुम फोर्स ड्रॉप भी कर दो तो। और वैसे ही अगर मैं पूछूं कि 100% इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या हुआ, तो तुम अगर उसको खींचोगे और फोर्स को ड्रॉप करोगे तो किसी भी सिचुएशन में वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाएगा। सो 100% इलास्टिक का मतलब 100% रिगेनिंग, 100% प्लास्टिक का मतलब नो रिगेनिंग। सो कोई भी प्रैक्टिकल बॉडी ना तो 100% इलास्टिक होता है, ना तो 100% प्लास्टिक होता है, वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होता है। थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी रहती है, थोड़ी बहुत प्लास्टिसिटी भी रहती है। ठीक है। सो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, स्टील का, रबर का और एक इन जनरल का। सो सबसे पहले स्टील का अगर हम ड्रॉ करें तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, सो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ये स्टील का है, स्टील का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। अगर रबर का अगर हम बात करें, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो रबर का ऐसा होता है, इस पॉइंट पे अगर तुम ड्रॉप कर दो तो ये वापस इस तरीके से मुड़ जाता है। ये है तुम्हारा, ऊपर गया और ऐसे वापस लौटेगा। और अगर इन जनरल किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है। ये है किसी भी जनरल मटेरियल का, ये स्टील का है और ये रबर का है। ठीक है। सो इन तीनों कर्व में सबसे पहले स्टील को रीड करते हैं। तो स्टील को रीड करें अगर हम, तो इसका जो इलास्टिक रीजन है इस पॉइंट तक है कहीं पे, ये है इसका इलास्टिक रीजन। इसके ऊपर अगर चलो तो कोई एक जस्ट एक आगे वाला एक पॉइंट आता है जहां से प्लास्टिक रीजन उसका स्टार्ट होता है, और प्लास्टिक रीजन से आगे यहां पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर फोर्स को ड्रॉप करो, तो फोर्स को अगर ड्रॉप करोगे तो उसमें 0.01% स्ट्रेन रह जाता है। ये सब चीजें पता ही होंगी तुम्हें। यील्ड पॉइंट पे अगर फोर्स को ड्रॉप करोगे तो उसमें स्ट्रेन परसेंटेज जो रहती है वो 0.01% रह जाती है। सो पॉइंट नंबर ए इज योर इलास्टिक रीजन, पॉइंट नंबर बी से प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो रहा है, और पॉइंट नंबर सी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। और जो लास्ट पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। सो इस पॉइंट पर बॉडी जो है पूरा पूरा ब्रेक कर जाता है, दो टुकड़ों में अलग अलग हो जाएगा उस तरीके से। अब इन चारों पॉइंट्स में से बताओ कि बॉडी में नेकिंग कहां पे होती है? नेकिंग मतलब समझते हो सब कोई? नेकिंग नेकिंग का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने खींचना स्टार्ट किया, तो जहां से भी वो टूटता है वहां से थोड़ा सा वो पतला हो जाता है। ऐसा कभी देखा है? इस टाइप का शेप। जहां से भी बॉडी टूटता है वहां पे इस टाइप का सिचुएशन बन जाता है। ये जो सिचुएशन है इसी को बोला जाता है नेकिंग। नेक की तरह टूटता है वो। तो इन चारों पॉइंट्स में से नेकिंग वाला पॉइंट कहां पे है? कहां पे नेकिंग वाला पॉइंट आएगा? नेकिंग वाला पॉइंट वहां पे आता है जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस लगता है बॉडी पे। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। सो मैक्सिमम स्ट्रेस वाले पॉइंट पे बॉडी की नेकिंग होती है। तो बताओ इन चारों पॉइंट्स में से मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट कहां पे है? सी पे है। तो सी पे नेकिंग होगा, इसका सी पे नेकिंग होगा। सो यील्ड पॉइंट कैन बी द पॉइंट ऑफ नेकिंग। समझ में आया? नेकिंग जो होती है बॉडी में वो होती है मैक्सिमम स्ट्रेस वाले पॉइंट पर।
जिसको अपन बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। सो अल्टीमेट स्ट्रेस जहां पे भी होगा वहां पे नेकिंग देखने को मिलेगा इस टाइप का पतला होते हुए। इस पॉइंट पे अगर हम रबर की बात करें अब, तो रबर जो है अब जब तक इसका तुम स्ट्रेचिंग करते हो पूरे टाइम ये इलास्टिक रीजन में ही रहता है, यहां पे कोई प्लास्टिक रीजन नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने, जैसे ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, एंड वाला पॉइंट इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, अगर तुमने बॉडी को उससे पहले छोड़ दिया, ब्रेकिंग पॉइंट से पहले जस्ट छोड़ दिया, तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो रिगेन, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाएगा। और अगर तुम यहां तक पहुंच पाए या यहां तक तुमने बॉडी को पहुंचा दिया तो फिर ये बॉडी टूट जाएगा। सो इस वजह से रबर जो है इस टाइप से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक हार्ड मटेरियल है लेकिन ब्रिटल है फॉर्म में। हार्ड मटेरियल, सॉरी सॉफ्ट मटेरियल है लेकिन ब्रिटल है फॉर्म में। खींचोगे तो खींच जाएगा लेकिन ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। बात समझ में आया? सॉफ्ट है और ब्रिटल है। डायमंड की अगर हम बात करें तो वो हार्ड है लेकिन ब्रिटल है, इजीली नहीं टूटता है, लेकिन बहुत ज्यादा कस के मार दिया तो टूट जाएगा। मतलब उसमें उसको खींचना बहुत मुश्किल है डायमंड को, लेकिन एक बार अगर वो टूटने वाले फोर्स पे आ गया तो फिर वो टूट ही जाएगा। बात समझ में आया? सो ये है रबर की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर मान लो लास्ट में जनरल पॉइंट की अगर हम बात करें तो जनरल पॉइंट में भी बहुत सारे यहां पे पॉइंट्स हम बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये पॉइंट जहां पे इसकी इलास्टिक रीजन है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होगा। ये वाला पॉइंट है तुम्हारा यील्डिंग पॉइंट और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। सो नेकिंग जो होगा वो इस पॉइंट पर होगा। अगर ए बी सी डी इन चारों पॉइंट्स को अगर हम नेम करें ऐसे, तो डी जो होगा डी पॉइंट पे नेकिंग होगा और अल्टीमेटली लास्ट में बॉडी जो है यहां पे ब्रेक कर जाएगा। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सारे कर्व्स की। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर है इसमें? चलो आगे बढ़े। ठीक है, सो बिहेवियर ऑफ रॉड एज ए स्प्रिंग। सो मान लो यहां पे एक रॉड है जिसका लेंथ L है, जिसका एरिया A है और जिसका यंग्स मॉडुलस जो है वो Y है। इस पे मैंने एक फोर्स लगाया है F। तो इसमें अगर हम हुक्स लॉ लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि F अपॉन एरिया इज इक्वल टू Y डेल्टा L अपॉन L। सो एरिया को उधर ले जाओ, सो F इज इक्वल टू YA बाई L इंटू डेल्टा L हो जाएगा। सो क्या मैं इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूं, F इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा X की तरह। स्प्रिंग पे जो अगर हम फोर्स कभी लगाएं तो उस पे जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है kx के बराबर, वेयर x इज योर एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो उसी के जैसा यहां पे भी अपने को देखने को मिल रहा है ये फोर्स जो है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x के जैसा ही दिख रहा है। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि रॉड जो है इलास्टिक रॉड, उसका बिहेवियर एक स्प्रिंग की तरह होता है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट YA बाई L होता है। ठीक है, सो इसका पूरा बिहेवियर स्प्रिंग के जैसा ही होगा। सो अगर मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं इस रॉड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो क्या मैं इस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड को डायरेक्टली लिख सकता हूं, हाफ K इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर है। K की वैल्यू पुट कर दो, यही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। यही पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं। सो स्ट्रेन एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सेम टर्म्स। ठीक है, तो अगर ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है तो स्प्रिंग की सारी प्रॉपर्टीज भी फॉलो करेगा ये। मतलब अगर मैं दो स्प्रिंग को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो दो स्प्रिंग का इक्विवेलेंट K
1/K1 प्लस 1/K2 से निकाला जा सकता है। दो स्प्रिंग को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 से निकाला जा सकता है। तो वो वाली सारी प्रॉपर्टीज ही फॉलो करेगा। इसको हटा रहा हूं मैं। मतलब एक रॉड अगर यहां पे है और एक रॉड यहां पे है, ये दो रॉड्स है, इसका लेंथ L1 है, इसका एरिया A1 है और यंग्स मॉडुलस Y1 है। इसका लेंथ L2 है, इसका एरिया A2 है और इसका यंग्स मॉडुलस Y2 है। सो इन दोनों की जगह पे अगर मुझको मान लो सिर्फ एक रॉड चाहिए, इस टाइप से अगर एक रॉड चाहिए, तो इसका लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2 और इसका K जो होगा K इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो K इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 से। स्प्रिंग का जो सीरीज वाला फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल वाले फॉर्मूले की तरह होगा, और स्प्रिंग का जो पैरेलल वाला फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस के सीरीज वाले फॉर्मूले की तरह होगा। सो वैसे ही मान लो यहां पे एक रॉड है, यहां पे एक रॉड है, यहां पे लेंथ L, एरिया A1, यंग्स मॉडुलस Y1, लेंथ L, एरिया A2, यंग्स मॉडुलस Y2। सो यहां पे K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2 के बराबर। सो सीरीज और पैरेलल दोनों तरीकों से इसको देखा जा सकता है। कोई डाउट है यहां तक? अगर सीरीज वाले केस में लेंथ डिफर करेगा तो टोटल लेंथ क्या लेंगे? सीरीज वाले में डिफर करेगा तो वही L1 प्लस L2 ही लेंगे। पैरेलल वाले में डिफर नहीं करना चाहिए बस। पैरेलल वाले में अगर डिफर कर गया तो फिर एक रोटेशनल इफेक्ट भी आ जाएगा जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेंथ अगर बड़ा छोटा हो गया तो बॉडी जो है रोटेट भी कर जाएगा, तो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेंथ हमेशा सेम ही रहेगा पैरेलल में। ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया बिहेवियर ऑफ रॉड के बारे में। आगे चलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी जैसा मैंने बताया ही अभी कि स्ट्रेन एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है। सो इसको हम लोग हाफ kx² से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक इसका दूसरा फॉर्म भी है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इस फॉर्मूले से भी स्ट्रेन एनर्जी निकाली जा सकती है। यहां पे स्ट्रेन को अगर मैं हुक्स लॉ से अगर रिप्लेस करूं तो इसको लिखा जा सकता है हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई इंटू वॉल्यूम। सो ये तीन तरीकों से तुम स्ट्रेन एनर्जी को लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला याद रखना हमेशा, बीच वाला, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। मैक्सिमम बार तुम इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, फिर स्ट्रेन में अगर हुक्स लॉ लगा दोगे तो इससे तुम कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हुक्स लॉ फॉर टेंजेंशियल और शियर फोर्सेस, जैसा हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि इसमें वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम नहीं बदलता। जब भी टेंजेंशियल फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी पे, उससे उसकी बॉडी उसकी वॉल्यूम जो है कभी भी नहीं बदलेगी। सो अगर मान लो यहां पे एक ऐसे बॉडी है, यहां पे लगाया जा रहा है फोर्स F और यहां पे भी लगाया जा रहा है फोर्स F। सो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है यहां पे। सो बॉडी जो है आगे की तरफ थोड़ी सी स्लाइड कर जाएगी, मतलब ये जो है तुमको ऐसा कुछ दिखेगा। सो अपने ओरिजिनल से ये इतना डिस्प्लेस हो चुका है डेल्टा एक्स। सो अगर मान लो ये एंगल थीटा है, सो यहां पे हम लोग हुक्स लॉ लगा सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्ट्रेन। सो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, यहां पे यंग्स मॉडुलस की जगह पे चलेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। टेंजेंशियल फोर्स में ये एक्सप्रेशन होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर टॉर्सनल मॉडुलस, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। सो ईटा इंटू स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेन हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई एल।
सो इस एक्सप्रेशन में अब ध्यान रहे कि जो लेंथ यूज करना है वो ये वाला लेंथ यूज करना है, ये वाला लेंथ जहां पे डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। और एरिया की जब बात करेंगे तो एरिया जो होगा इस वाले एरिया को यूज करेंगे, ऊपर वाला एरिया जहां पे फोर्स लगाया जा रहा है उस फोर्स मतलब वो जो एरिया है जहां पे फोर्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस वाले एरिया को यहां पे अपने को लगाना है। सो लेंथ आएगा इधर वाले एक्सप्रेशन से और एरिया आएगा इधर वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले सरफेस से। सो ये तुम्हारा टेंजेंशियल स्ट्रेस टॉर्सनल मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, जैसे सिस्टम वाला आता था वैसे ही है। एसएचएम वाले में तो बॉडी मुड़ जाता था अपने एक्सिस के अबाउट, यहां पे बॉडी मुड़ नहीं रहा है, स्लाइड कर जा रहा है। तो स्लाइड कर रहा है तो एक टाइप का टॉर्सन ही बन रहा है, इसलिए टॉर्सनल मॉडुलस। और लास्ट में अगर हम 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हुक्स लॉ लगाएं तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर का चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV बाई V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। सो dP इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस V बाई dV बाई V, वेयर B इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। सो 3D में बल्क यंग्स मॉडुलस की जगह पे चलेगा बल्क मॉडुलस। और निगेटिव साइन यहां पे ये दिखाता है कि अगर किसी बॉडी पे प्रेशर लगाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी वॉल्यूम घटेगी ना कि बढ़ेगी। सो ओवरऑल जब तुम यहां पे एक्सप्रेशन पूरा पुट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम अगर घटेगी तो डीवी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। सो निगेटिव निगेटिव ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। बॉडी पे प्रेशर अगर हटाओगे तब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर ये निगेटिव हुआ तो ये निगेटिव और ये निगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, ओवरऑल फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो। अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तब भी लग जाएगा, लिक्विड स्टेट में होगा तब भी लग जाएगा, और गैसेस स्टेट में होगा तब भी लग जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। That is solid, liquid या फिर गैस। जो तुम्हारा लीनियर वाला था, 1D वाला था, 1D वाला सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए वैलिड है। 1D वाला जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए वैलिड है। और 2D वाला जो है, 2D वाला भी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए वैलिड है। 1D और 2D वाला केस कभी भी फ्लूइड के लिए वैलिड नहीं है, मतलब लिक्विड और गैस के लिए वैलिड नहीं है। तुम पानी पे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा के उसको खींच नहीं सकते हो, या पानी पे टेंजेंशियल फोर्स लगा करके उसको स्लाइड नहीं करा सकते हो। वो कभी भी हैंडल नहीं कर सकता फ्लूइड उसको। फ्लूइड में अगर तुमको चेंज लाना है तो हमेशा बल्क मॉडुलस के हेल्प से ही वो चेंज आएगा। मतलब हर एक डायरेक्शन से जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तभी लिक्विड जो है या तो कंप्रेस होगा या तो एक्सटेंड होगा। वैसे ही गैस में भी जब उसको चारों तरफ से उस पर जब प्रेशर लगाया जाएगा तभी उसका जो वॉल्यूम है या तो कम होगा या तो बढ़ेगा। सो 1D एंड 2D सिर्फ सॉलिड के लिए वैलिड है, 3D सबके लिए वैलिड है। ठीक है, ठीक है। सो लास्ट में पॉइजन्स रेशियो। सो पॉइजन्स रेशियो यहां पे देख सकते हो। पॉइजन्स रेशियो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन को डिवाइड करने पे मिलता है अपने को। सो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन आता है जब इस एक्सिस के लॉन्ग, लैटरल स्ट्रेन आता है जब तुम ये एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब तुम स्ट्रेन कैलकुलेट करते हो। और लीनियर स्ट्रेन तब आता है जब तुम एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेन का कैलकुलेशन करते हो। सो एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेन का कैलकुलेशन आएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और लैटरल डायरेक्शन में आएगा रेडियस या डायमीटर के हेल्प से।
सो चेंज इन डायमीटर और चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर और ओरिजिनल रेडियस विल गिव यू लेटरल स्ट्रेन. सो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ये तुमको पॉइजन रेशियो, यहां से तुमको ये वैल्यू मिलेगा. ठीक है. तो इस सिचुएशन में फिर से वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ओवरऑल सेम ही रहेगा. उसी के एक्सप्रेशन से हम ये दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे. वॉल्यूम में अगर चेंज दिया हुआ है, मान लो वॉल्यूम में अगर चेंज कंसिडर किया जा रहा है, तो तुम वहां पे देखोगे कि दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगा. अगर वॉल्यूम बदल रहा होगा तो या तो लीनियर स्ट्रेन जीरो हो जाएगा या तो लैटरल स्ट्रेन जीरो हो जाएगा. दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं मिलेगा तुमको. अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कोई एक जीरो होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तब फिर दोनों टाइप का स्ट्रेन यहां पे तुमको मिलेगा. कैलकुलेट करोगे तो दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ तुमको मिलेगी उस समय. ठीक है. जब फोर्स ही नहीं लगाओ तब तो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन अगर फोर्स लगा रहे हो तब दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता. या तो तुम ये मान लो कि डायमीटर जो है वो नहीं चेंज हो रहा, डायमीटर चेंज नहीं हो रहा तो लेंथ बदल जाएगा फोर्स लगाने पे, या फिर तुम ये बोलो कि लेंथ नहीं चेंज हो रहा है तो फिर डायमीटर बदल जाएगा फोर्स बदलने पे, फोर्स लगाने पे. इस वजह से दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये सारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है तुम्हारा इलास्टिसिटी का. सो हुक्स लॉ जो है वही है हर जगह पे, 1D में भी, 2D में भी, 3D में भी, और लास्ट में ये तुम्हारा पॉइजन्स रेशियो. ठीक है. सो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. मैंने प्रैक्टिस पेपर भेज दिया है ग्रुप पे, देख लो सब कोई. सो सॉल्व करना स्टार्ट करो. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करो. नहीं, निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा. ठीक है, ये ठीक है. ओवरऑल जो भी यहां से वैल्यू निकल गया है वही वैल्यू तुम्हारा एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा. इसकी रेंज हो जाती है ना माइनस हाफ से, माइनस 1 से हाफ. इसमें आई थिंक नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है पॉइजन्स रेशियो का, और पॉजिटिव वैल्यू भी पॉसिबल. ठीक है. ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो. 15 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं, अभी 1:55 हो रहा है. 2:15 पे डिस्कस करते हैं. ठीक है. फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. स्ट्रेस बराबर करना है. इनिशियल स्ट्रेस F अपॉन पाई आर स्क्वायर, बाद का स्ट्रेस F डैश अपॉन पाई 2R का स्क्वायर. F डैश की वैल्यू आ जाएगी F/4. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये विस्कोसिटी का एक्चुअली में आ गया है, ये विस्कोसिटी का आ गया है, ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन नहीं है. फिर भी ये हो गया होगा. 6 पाई ईटा RV को तुम mg के बराबर कर दोगे. ठीक है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि ये 50 kg मोटर रेस्ट ऑन द 4 cylindrical rubber blocks. Each block has a height of 4 centimeter and a cross sectional area of 16 centimeter square. The shear modulus is 2 into 10 raised to power 6 and a sideways force of 500 Newton is applied on the motor. So the distance moved by the motor sideways is. So यहां पे ऐसे 4 cylindrical blocks है, और एक कार जो है इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, और एक यहां पे भी है, 4 है. ठीक है. और इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है 500 न्यूटन का. तो टोटल फोर्स अगर 500, हर एक ब्लॉक पे कितना फोर्स आएगा? क्या हर एक ब्लॉक पर जो फोर्स दिखेगा वो 500/4 दिखेगा?
सो 500/4 का मतलब ये दिखेगा 125 न्यूटन एक ब्लॉक पे। अब सिर्फ एक ब्लॉक को कंसिडर करो। सो एक ब्लॉक जो है यहां पे है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है 125 न्यूटन। इसका लेंथ दे रखा है तुम्हें 4 सेंटीमीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है तुम्हें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये वाला पोर्शन जो है थोड़ी देर मतलब थोड़ी डिस्टेंस के लिए आगे बढ़ेगा, तो इसमें शियर स्ट्रेस वाला हुक स्लो लगा दोगे। इसमें फोर्स अपॉन एरिया दैट इज 125/16, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो बाई 100 × 100 ये हो गया। स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा इंटू स्ट्रेन, मतलब 2 × 10⁻6 इंटू स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एक्स बाई 4/100। स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्ट्रेन, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही डेल्टा एक्स चारों ब्लॉक्स में आएंगे बराबर, इसमें भी उतना ही आएगा, इसमें भी इतना ही आएगा, इसमें भी इतना ही आएगा। तो कार ओवरऑल कितना इधर की तरफ मूव हुआ? डेल्टा एक्स के बराबर ही, 4 टाइम्स नहीं, डेल्टा एक्स के बराबर ही। 4 टाइम्स लग रहा है, लेकिन कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? कार जो है इन चारों ब्लॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, तो चारों ब्लॉक का मूव होना जरूरी है ना कार के मूवमेंट के लिए। अगर एक ब्लॉक मूव होगा तो कार क्या मूव कर जाएगा? उसमें एक ब्लॉक में मूव नहीं करेगा, चारों को मूव करना पड़ेगा। तो 4 जब डेल्टा एक्स मूव होगा तो कार भी डेल्टा एक्स ही मूव होगा। सो यही डेल्टा एक्स तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो ये तुमको निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर में। इसको मीटर से सेंटीमीटर में वापस से कन्वर्ट कर लेना, यहां से आंसर आएगा मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, इलोंगेशन को बराबर करना है। इलोंगेशन स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्ट्रेन करके इलोंगेशन को बराबर कर देना। हो गया ना? ये नहीं हुआ, ठीक है। देखो हटाओ इसको मैं। सो बोला जा रहा है कि एक ब्रास रॉड है जिसका लेंथ है 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज अटैच्ड एंड टू एंड विथ ए स्टील रॉड जिसका लेंथ भी एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इज जिसका लेंथ है एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the compound rod is subjected to opposite pulls of magnitude this much Newton. So एक यहां पे ब्रास का रॉड है और एक स्टील का रॉड है। So यहां पे फोर्स लगाया जा रहा है F और इधर से भी फोर्स लगाया जा रहा है F। तो अगर इन दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है F, तो ये जो बीच वाला जो क्रॉस सेक्शन है यहां पे भी दोनों पे F ही लग रहा होगा, यहां पे F और इस पे यहां पे F, ताकि दोनों बैलेंस आउट हो सके। सो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों रॉड पर जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो F ही लग रहा है, इस पे भी और इस पे भी। तो इस वाले पे अगर हुक स्लो लगाया जाए ब्रास रॉड पे, तो इसका लगाया जा सकता है F/A1 इज इक्वल टू Y1 इंटू डेल्टा L/L1, और उस वाले पे अगर लगाया जाए तो F/A2 इज इक्वल टू Y2 डेल्टा L/L2। दोनों का डेल्टा L बराबर है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके L की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सारे वैल्यूज दे रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर फोर्स नहीं गिवन होता तब भी तो जाता। हाँ, फोर्स नहीं दिया हुआ रहता तब भी हो जाता है, यहां पे फोर्स की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। इसको हटाऊं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि 2 रॉड्स आइडेंटिकल इन ज्योमेट्री, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, ये होता है आइडेंटिकल इन ज्योमेट्री, बट हैविंग डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस α1 and α2 and Young's modulus Y1 and Y2,
respectively are fixed between two rigid massive walls. तो अगर फिर आगे क्या लिखा हुआ है, the rods are heated such that they undergo the same increase in temperature, there is no bending of the rods, alpha 1 is to alpha 2 is equal to 2 is to 6, then the thermal stress developed. तो सबसे पहले थर्मल स्ट्रेन की बात करते हैं. सो अगर हम रॉड को हीट करते हैं तो उसका जो लेंथ का एक्सप्रेशन आता है वो आता है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये थर्मल मतलब लेंथ जो है इस हिसाब से इस फॉर्मूले से बदलता है. तो L0 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा L माइनस L0 बाई L0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. इसका मतलब यही तो है तुम्हारा स्ट्रेन. स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. अब इसमें हुक्स लॉ लगा दो, तो हुक्स लॉ लगाओगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी. सो इतना स्ट्रेस डेवलप होगा अगर रॉड को तुम हीट कर रहे हो दीवार के बीच में रखते हुए. सो इतना अगर स्ट्रेस आएगा तो सवाल में यह बोला जा रहा है कि दोनों में स्ट्रेस बराबर है, दोनों में डेल्टा टी बराबर है. ठीक. और अल्फा 1 is to अल्फा 2 2 is to 6 है. तो एक बार स्ट्रेस पहले वाले रॉड के लिए लिखो, एक बार स्ट्रेस दूसरे वाले रॉड के लिए लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो. स्ट्रेस स्ट्रेस कट जाएगा, डेल्टा टी कट जाएगा. सो y1 बाई y2 जो होगा वो अल्फा 2 बाई अल्फा 1 हो जाएगा. ये 2 is to 6 है तो आंसर 3 is to 1 आ जाएगा. ये 1 is to 3 लिखा हुआ है ना, सो इसी का उल्टा 3 is to 1, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. अच्छा, अगर ये रॉड जो है अगर मान लो दीवार के बीच में ना रख करके अगर मैं फ्री रखता उसको, तब कितना स्ट्रेन या कितना स्ट्रेस आता. रॉड को अगर मैं फ्री रख करके हीटिंग करूं तब उसमें अगर मान लो मैं स्ट्रेन या स्ट्रेस कैलकुलेट करता तब कितना आता. तो उस केस में स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों जीरो हो जाता. दोनों जीरो हो जाएगा, स्ट्रेस भी और स्ट्रेन भी. क्योंकि अगर तुमने रॉड को फ्री रखा तो अपने नए नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा. नया नेचुरल लेंथ पे कोई स्ट्रेस और कोई स्ट्रेन नहीं आएगा. स्ट्रेन और स्ट्रेस तब आता है जब तुम रॉड को हीटिंग दे रहे हो लेकिन एक्सपेंशन करने का जगह नहीं दे रहे हो. एक्सपेंशन करने का जब जगह नहीं आ रहा तब वो स्ट्रेस में आ रहा है या तब वो स्ट्रेन में आ रहा है. अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया फ्री रखते हुए तो वो अपने नए नेचुरल लेंथ पे चला जाएगा. नया नेचुरल लेंथ इसी फॉर्मूले से निकालोगे, लेकिन कोई स्ट्रेस और कोई स्ट्रेन वहां पे डेवलप नहीं होगा. ठीक है. ये थर्मल मतलब जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात डिस्कस करेंगे हम लोग. लेकिन पॉइंट यही है कि जब तक बाउंडेशन रहता है तभी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता है इन टाइप के क्वेश्चंस में. अगर वो फ्री होगा तो नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ये हो गया. बल्क मॉडुलस लगाना था इसमें और डीपी का वैल्यू ρgh से निकल जाएगा. ρgh इज इक्वल टू बी डेल्टा वी बाई वी. डेल्टा वी दे रखा है 0.1% डिक्रीज हो रहा है. ये हो जाएगा ना ये? यस सर. बताओ भाई, बताऊं या हो गया ये? सर हो गया. बाकी लोग शांत हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. फोर्स सेम रखना है इसमें, स्ट्रेस सेम नहीं रखना. फोर्स का एक्सप्रेशन सेम रहना चाहिए. वो वाला फॉर्मूला लगा लेना इसमें, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. फिर स्ट्रेस की जगह पे फोर्स अपॉन एरिया वो डाल देना, रेशियो आ जाएगा. डायमीटर का रेशियो दे ही रखा 1:2 है. जहां जहां पे रेडियस का टर्म आएगा वो वाला टर्म इफेक्ट करेगा तुम्हें. r की पावर 4 का फैक्टर दिखना चाहिए दोनों को रेशियो में लोगे तो. क्वेश्चन नंबर 8. ये बता दीजिए.
सो क्वेश्चन नंबर 8. सो मटेरियल ए का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ये है और मटेरियल बी का जो है ये है, कुछ इस टाइप से. तो ए वाले में तुम देख सकते हो कि नेकिंग होगा, यहां पे नेकिंग होने के बाद ये टूटेगा इस पॉइंट पर. सबको देख सकते हैं इसको, इस पॉइंट पे नेकिंग होगा, उसके बाद ये टूटेगा. बी वाले में क्या हो रहा है, कोई नेकिंग नहीं है, कोई नेकिंग नहीं है. या तो मतलब ये इलास्टिक रीजन में रहेगा या तो ये टूट ही जाएगा. रबर टाइप का केस है बेसिकली. तो डक्टाइल का मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल से वायर उससे खींच पाना, वायर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर पाना. ब्रिटल का मतलब ये होता है कि तुमने बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया और वो टूट गया, ये ब्रिटल होता है. और मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को तुम सीट में कन्वर्ट कर पा रहे हो. सो मेटल्स कैन बी डक्टाइल एज वेल एज मैलिएबल. नॉन मेटल्स आर यूजुअली ब्रिटल. ये तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कभी. ठीक है. सो अब इन दोनों में देख के बताओ किसमें वायर तुम निकाल सकते हो और किसमें वायर नहीं निकाल सकते हो. सबसे पहले ये बताओ. ए में वायर निकाल सकता है क्योंकि उसमें नेकिंग हो रही है, पतला हो रहा है ना वो, तो वायर वहां से निकाला जा सकता है, वायर निकाला जा सकता है. बी वाले में वायर नहीं निकाला जा सकता. ब्रिटल कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? बी वाला ब्रिटल होगा, ये टूट जाएगा. ये वाला इजीली नहीं टूटेगा, ये नेकिंग होने के बाद टूटेगा. इस वजह से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा. समझ में आया? सो ये है क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सर इसका आंसर बी आ रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन ऑन अ क्यूब और उसका वैल्यू है P. P प्रेशर लगाया जा रहा है हर एक डायरेक्शन से. सो हाउ मच टेम्परेचर शुड बी रेज्ड टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. सो P इज इक्वल टू B dV बाई V किया जा सकता है. ये एक्सप्रेशन लगाया जा सकता है, चारों तरफ से प्रेशर P लगाया जा रहा है. और V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी किया जा सकता है थर्मल फिजिक्स से. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर और इधर ले आओ, तो V माइनस वी नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी. इसको डाल दो इधर, तो ये हो जाएगा B इंटू गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू P. सो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? P बाई बी गामा. अल्फा बीटा, वो अल्फा दे रखा है तो अल्फा बीटा हो जाएगा बेसिकली. ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. जितना यहां पे चेंज हो रहा था प्रेशर लगने की वजह से, उतना चेंज यहां पे भी हो गया. जितना यहां पे वॉल्यूम कम हो रहा था उतना वॉल्यूम यहां पे बढ़ा दिया और इक्वेट कर दिया दोनों को. बस इससे आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 हुआ. यस सर हो गया. यस सर हो गया. लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और एरिया हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 20. एक मिनट. अच्छा नहीं, दो केसेस में पूछा जा रहा है. पहले केस में ये बोला जा रहा है इसमें कि इफ लेंथ ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर देन द अपर फेस शिफ्ट बाय 0.25 सेंटीमीटर. इफ लेंथ ऑफ द क्यूब बिकम्स 10 सेंटीमीटर देन कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है. तो पहले केस के लिए F अपॉन 20 इंटू 20 इज इक्वल टू ईटा 0.25 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा ये एक्सप्रेशन. यस सर. एरिया यहां वाले से आएगा, ऊपर वाले से, और लेंथ यहां वाले से आएगा. सो एरिया इधर वाले से और लेंथ इधर वाले से. दूसरे वाले में अगर जब क्यूब का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जब वहां पे एक्सप्रेशन लगाओगे तो वो हो जाएगा F बाई 10 इंटू 10 इज इक्वल टू ईटा इंटू डेल्टा एक्स बाई 10. दोनों को डिवाइड कर दो, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 0.5 सेंटीमीटर. यस सर. ठीक है. सो ये 10 क्वेश्चंस हो गए. चलो 11 से लेकर के 19 तक सॉल्व करो अब.
कहां तक है? 21 तक। ग्यारह से लेकर के 21 तक सॉल्व करो। सो यहाँ पे 3F फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F फोर्स लग रहा है। सो नेट फोर्स उधर की तरफ है 2F। इसका मतलब ये एक्सेलरेट होगा। सो एक्सेलरेट होगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 2F इज इक्वल टू M इंटू A। अब जब ये एक्सेलरेट होगा तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू अलग अलग है। इस वजह से यहां पे जो एक्सटेंशन आएगा वो इंटीग्रेशन से आएगा। यहां से x पे जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट लो dx विड्थ का। सो इस पोर्शन को अगर हम कंसिडर करें, लेफ्ट वाले पोर्शन को जो कि x लेंथ का है, तो यहां पे फोर्स लग रहा है F, यहां पे टेंशन लगेगा T, इस पोर्शन में T, और ये एक्सेलरेट हो रहा है A से। सो T माइनस F इज इक्वल टू इसका मास दैट इज M बाई एल इंटू एक्स इंटू ए। सो ये हो जाएगा T माइनस F, A की वैल्यू ऊपर से डालो इधर, M बाई एल एक्स इंटू 2F बाई M, M कटा। सो T की वैल्यू आ जाएगी F प्लस 2Fx बाई एल। सो यही टेंशन जो है इस एलिमेंट पे लगेगा, इस एलिमेंट पे यही टेंशन लगेगा। तो इस टेंशन के हेल्प से इस एलिमेंट पर हुक्स लॉ लगाया जा सकता है। सो हुक्स लॉ अगर हम लगाएं अब, सो T बाई यहां का एरिया दैट इज A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज डेल्टा x बाई dx। डेल्टा x हो जाएगा नेट चेंज इन दिस एलिमेंट बाई dx, इस एलिमेंट का लेंथ, ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। dx को इधर ले जाओ और इंटीग्रेट करो 0 से लेकर के l तक, तब डेल्टा x की वैल्यू आएगी जो कि आएगा नेट एक्सटेंशन। वहां से जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर करेक्ट होगा। अब इत्तेफाक की बात यह है कि इसका आंसर A आता है। लेकिन यही अगर मैं यहां पे फोर्स सिर्फ F कर दूं, एक तरफ इधर का फोर्स हटा दूं, सिर्फ एक तरफ F कर दूं, और फिर तुम उसमें ये लगाओगे कि वो हो जाएगा F बाई ए इंटू F बाई ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एक्स बाई एल, तो वहां से जो तुम्हारा वो आंसर आएगा वो गलत आएगा। वो तुम करके देख लेना, इस मेथड से जाना पड़ेगा तुम्हें। एक्सेलरेशन लिखोगे, फिर x पे जाकर के dx का एलिमेंट लोगे, उसका टेंशन लिखोगे, फिर टेंशन लिखने के बाद तब हुक्स लॉ लगेगा और उसको इंटीग्रेट करोगे, तब जाकर के नेट एक्सटेंशन की वैल्यू निकल के आएगी। डेल्टा एक्स को कुछ नहीं पुट करना है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, यही नेट एक्सटेंशन है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx को उधर भेजो, टेंशन की वैल्यू डाल दी तो dx पे इंटीग्रेट होगा 0 से l। तो यही तो डेल्टा एक्स आएगा ओवरऑल। अच्छा, यही तो डेल्टा एक्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन ओवरऑल 0 से लेकर के l तक में। तो इस मेथड से चलना है। ऐसा एक सवाल अभी आगे मिलेगा तुमको, इनफैक्ट टेस्ट में भी मिलेगा तुमको, ठीक है। सो एनीवे, ये क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद इंटीग्रेशन कर लेना, लिमिट्स डाल देना, इसमें आंसर मिल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। हाँ, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम हो जाएगा, तो T बाई ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एक्स बाई एल लगा सकते हो यहां पे। और एक्सेलरेट अगर करने लगे तो फिर टेंशन सेम नहीं होगा हर जगह पे, वो बदल जाएगा। इस वजह से यहां पे रेशियो 1:1 आएगा 12th में। क्वेश्चन नंबर 13, सो फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स अगर अट्रैक्टिव चाहिए तो डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होना पड़ेगा। डी यू बाई डी एक्स यू वर्सेज एक्स का स्लोप है, तो बताओ किस एरिया में स्लोप पॉजिटिव है फोर्स अट्रैक्टिव करने के लिए? बी टू सी में वो पॉजिटिव स्लोप है और ए से बी में वो निगेटिव स्लोप है। स्लोप बना लोगे ना? यहां पे स्लोप ऐसा बनेगा
मतलब एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, और इस वाले रीजन में स्लोप यहां पे ऐसा बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बन रहा है। सो एक्यूट वाले में पॉजिटिव स्लोप, ऑब्ट्यूज वाले में निगेटिव स्लोप। सो ड्यू बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो यहां पे फोर्स अट्रैक्टिव और यहां पे फोर्स रिपल्सिव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही एक सवाल अभी भी किया था हमने, उसी के जैसा ही है ये। सो यहां से फोर्स लगाया जा रहा है एफ इस पे, ये लेंथ है 5 और ये एरिया है 10 इंटू 8। तो ये वाला एरिया कंसिडर करेंगे स्ट्रेस निकालने के लिए, और स्ट्रेन निकालने के लिए ये वाला लेंथ कंसिडर करेंगे। सो एफ बाई 10 इंटू 8 इज इक्वल टू ईटा इंटू डेल्टा एक्स बाई 5। डेल्टा एक्स यहां पे निकल गया, वैसे दूसरा और तीसरा का भी निकाल लोगे, जिसमें भी डेल्टा एक्स सबसे ज्यादा होगा वो तुम्हारा उसमें मैक्सिमम होगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस का क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाफ के एक्स स्क्वायर करना है, इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर करना है, के की वैल्यू इस फोर्स से निकाल लेना है, एम जी इक्वल टू के एक्स से। 2 सेंटीमीटर दे रखा है ना इक्विलिब्रियम पे, के की वैल्यू आ जाएगी उससे, फिर एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन रिक्वायर्ड हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, हाफ के इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में है वायर्स ए एंड बी आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, ए हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड 3 टाइम्स द लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट्स आर नॉट रीच्ड। मतलब अभी भी इलास्टिक रीजन में है, दैट मीन्स हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। व्हेन ईच इज स्ट्रेस्ड बाय द सेम टेंशन then the ratio of energy stored in A to that in B is। so एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेन पे हुक्स लॉ लगाओ तो हो जाएगा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई इंटू वॉल्यूम। सो हाफ और वाई दोनों के लिए सेम है, इसको अलग कर दो। स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन बाई एरिया, सो टी स्क्वायर बाई एरिया, एरिया स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो देखो आर स्क्वायर, अच्छा एरिया का स्क्वायर है, एरिया का स्क्वायर है तो ये फैक्टर हो जाएगा एक्चुअली में डी स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। सो आर स्क्वायर एल और यहां पे डी स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, मतलब नीचे और ऊपर को दोनों मिलाओगे तो क्या ये प्रोपोर्शन आ जाएगा तुम्हारा एल बाई आर स्क्वायर के। बाकी सब चीजें तो सेम है दोनों के लिए, टी सेम है, वाई सेम है, पाई सेम है, 4 सेम है, ऊपर का पाई सेम है। आर स्क्वायर एल बाई आर रेज़ टू पावर 4, मतलब एल बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो E1 बाई E2 क्या हो जाएगा फिर, एक का लेंथ दूसरे के ट्रिपल है और रेडियस या डायमीटर डबल है, तो क्या रेशियो 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन मिल जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किसी से हुआ ये, कोई है? तो ये काफी अच्छा सवाल है, ये आसानी से तो ऐसे नहीं होगा। सो सवाल में ये दिया गया है कि एक मीटर का रॉड है जिसमें 2 एरियाज हैं, 2 एरियाज प्रेजेंट है, एक है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया और एक जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। इसका लेंथ L1 मान लो, इसका लेंथ L2 मान लो। सो L1 प्लस L2 जो है 1 के बराबर दे रखा है, ये गिवन है।
अब उसके बाद बोला जा रहा है कि इसमें जो भी स्ट्रेन एनर्जी है वो एनर्जी 40% ऑफ एक ऐसा रॉड जिसका एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 1 मीटर है, उसके 40% एनर्जी के बराबर है। सो दूसरा रॉड जो है वो 1 मीटर का है और इसका एरिया जो है थ्रू आउट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो U1 जो है वो 40% मतलब 40/100 इंटू U2 है। 40% ऑफ U2 है, ये दिया हुआ है। अब U1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसमें डालना है U1 और U2 को। सो अब बोला जा रहा है कि सेम टेंशन लग रहा है दोनों पे, सॉरी सेम मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है दोनों पे, सेम मैक्सिमम स्ट्रेस। तो अगर मान लो इस पे स्ट्रेस कुछ है, कुछ स्ट्रेस मान लो A, स्ट्रेस अगर A है तो इस पे फोर्स कितना लगा? अगर स्ट्रेस A है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी है वो अगर A है तो स्ट्रेस इंटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे फोर्स लगेगा। इस पे कितना फोर्स लगेगा? इस पे कितना फोर्स लगेगा? वही सेम फोर्स जो इस पे लग रहा है, वही सेम फोर्स इस पे लगेगा ना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो। नहीं तो एक्सेलरेट करने लग जाएगा, नहीं तो एक्सेलरेट करने लग जाएगा ना, नहीं तो अगर मान लो इस पे हम फोर्स निकालें, सो इस पे फोर्स जो है कुछ A इंटू A2 है और यहां पे भी फोर्स सेम है A इंटू A2। सो U1 की वैल्यू होती है हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई इंटू वॉल्यूम। मतलब इस वाले पोर्शन के लिए होगा हाफ इंटू स्ट्रेस दैट इज A2 बाई A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू वॉल्यूम दैट इज पाई A2 स्क्वायर इंटू L1, सॉरी ये A1 होगा, पाई A1 स्क्वायर इंटू L1। ये इस वाले पोर्शन का एनर्जी आया। दूसरे वाले पोर्शन का एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर बाई वाई इंटू पाई A2 स्क्वायर इंटू L2 इज इक्वल टू इसका एनर्जी 40% ऑफ इसका एनर्जी मतलब 40/100 इंटू हाफ A स्क्वायर बाई वाई इंटू पाई, इसका एरिया किसके बराबर है? इसका एरिया है A1 के बराबर ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो पाई A1 स्क्वायर इंटू 1। स्क्वायर क्यों करा? वॉल्यूम होता है ना, तो A2 इंटू L2 होना चाहिए। अच्छा हाँ, एरिया हाँ ठीक है। और जब ऊपर F इक्वल्स A1 होगा कहां पे? L1 वाले पार्ट में, L1 के पार्ट में F इक्वल्स A1 होगा। A1 क्यों होगा? टॉप वाले में उसका एरिया तो दोनों A2 करने होंगे, A2 यहां L2 किया ना मैंने, तो यहां से फोर्स आया, नेट फोर्स 0 होगा। फोर्स तो जो फोर्स इस पे लगेगा वही फोर्स इस पे लगेगा। यस तो इस पे फोर्स वही है तो इसका स्ट्रेस कितना होगा? ये फोर्स अपॉन एरिया। सारे वैल्यूज पुट करो, L1 L2 में एक रिलेशन यहां से आएगा, एक रिलेशन ऊपर है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल L1 और L2 निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। A1 है करेगी आप ए कुछ भी मान लिया मैंने, मैक्सिमम स्ट्रेस, ए इज मैक्सिमम स्ट्रेस, ए हर जगह से कट जाएगा। A1 10 सेंटीमीटर है। कंफ्यूजन क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस का कंडीशन लग रहा है, मैंने वो मैक्सिमम स्ट्रेस ए मान लिया। बट जैसे दोनों का वो था एरिया डिफरेंट था क्रॉस सेक्शन। जो स्ट्रेस इस पे है वो स्ट्रेस इस पे नहीं होगा, स्ट्रेस अलग अलग होगा। इसमें बॉडी एक ही है
तो जो स्ट्रेस इसमें कंसिडर किया वही स्ट्रेस इसमें भी होगा, लेकिन इस पोर्शन के लिए स्ट्रेस बदल जाएगा। बोला जा रहा है ना कि ये बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस के अंदर है और ये भी बॉडी अपने मैक्सिमम स्ट्रेस के अंदर है, तो जो स्ट्रेस इस पे वही स्ट्रेस इस पे भी है, लेकिन जब इसका कैलकुलेशन करने जाओगे तो स्ट्रेस बदल जाएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेट कर जाएगा। नहीं तो अब इसको एक्सेलरेट कराओगे तो फिर इसको भी एक्सेलरेट कराओ, फिर एक्सेलरेशन में जाओगे तो किस एक्सेलरेशन से जाओगे वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज हो जाएगा। दोनों का मास सेम है कि अलग अलग है, कि सेम एक्सेलरेशन से होगा कि नहीं होगा, फिर तो बहुत सारे कंडीशंस निकल के आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेना, यहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। सर इसमें A2 और A1 क्या क्या रहते हैं वैल्यूज? देख लो, A2 जो है इसका एरिया माना है, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A1 इसका एरिया माना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेट करना था ये। क्रॉस सेक्शन एरिया x पे डिपेंडेंट है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हुक्स लॉ जब लगाओगे, टेंशन तो हर जगह पे सेम ही रहेगा। सो टेंशन बाय एरिया इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा एक्स बाई एल। dx का एक कॉम्पोनेंट ले लेना, l की वैल्यू dx के बराबर हो जाएगी एलिमेंट लेकर के। dx को इधर ले आना, इंटीग्रेट कर लेना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना आता है ना, अब तो कैलकुलस पढ़ी चुके हो, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेना। x को मान लेना कुछ 10 साइन थीटा टाइप समथिंग, या 10 tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है, करके सॉल्व कर लोगे ना इसको। तो 7.85 आते तो अच्छा, इसमें तुम बोल रहे थे, हाँ तो नहीं आता, तो सेम ही है, 8 ही आता है। नहीं, कैलकुलेशन करने के बाद तो 8 ही आ रहा था। एक बार देखना अपने कैलकुलेशन वापस से। देखो 7.85 वो tan प्लस 1 होगा तो वो 5/4 ही लेंगे, तो उससे 7.85 आएगा, तो 8 होगा। अब मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जब सॉल्व किया था तब तो 8 ही आ रहा था। ठीक है, एनीवे देख लेना, कैलकुलेशन अगर नहीं गड़बड़ होगा तो नियरेस्ट इंटीजर ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सब बता दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि एक स्टेशनरी ब्लॉक है C एंड 2 ब्लॉक्स A एंड B आर कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग, पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड बोथ ब्लॉक्स मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। A और B जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक्स इज 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.2 के बराबर है। सो स्ट्रिंग स्टिफनेस इज 2000 न्यूटन पर मीटर, mass of block B is 2 kg. Calculate ratio of the mass of the block A and energy stored in the string. So A का अगर FBD बनाया जाए तो A पे टेंशन T यहां पे लग रहा है और यहां पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी अपने मैक्सिमम पे होगी, दैट इज होगी म्यू एन। म्यू एन मतलब 0.2 इंटू एम जी। ए का मास दे रखा है, ए का मास निकालना है एक्चुअली में, तो इसको मान लो m इंटू जी। बी का एफबीडी बनाओगे तो बी के एफबीडी में एक यहां पे टेंशन टी आएगा, एक यहां पे इसका mg आ जाएगा जो कि 20 होगा, और एक फ्रिक्शन आएगा ऊपर, क्योंकि इसका मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन आएगा ऊपर। सो पहले वाले इक्वेशन से T इज इक्वल टू एफ आर हो गया जो कि आया 0.2 इंटू एम जी, और दूसरे इक्वेशन से T प्लस एफ आर इज इक्वल टू 20। सो यहां का फ्रिक्शन भी वही इसके बराबर ही होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो। सो इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं, नहीं एक मिनट, फ्रिक्शन यहां पे, यहां का फ्रिक्शन, अच्छा यहां का फ्रिक्शन एक्चुअली में यहां के नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करेगा।
अच्छा, तो यहां पे नॉर्मल अगर कंसिडर करें n, तो ये नॉर्मल जो है अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक सी का अगर एफबीडी देखें तो यहां से टी लग रहा है, यहां से टी लग रहा है, यहां का एक फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है, और यहां पे एक नॉर्मल का उल्टा यहां पे एक नॉर्मल लग रहा है। सो नॉर्मल की वैल्यू एक्चुअली में हो जाएगी टी प्लस एफ आर। एक मिनट, ये उस पे नॉर्मल लगा रहा है तो ये इस पे नॉर्मल लगेगा, टी टी एफ और तो कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है इस पे, फ्रिक्शन लगेगा तो नीचे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सो यहां से नॉर्मल की वैल्यू लिखी जा सकती है टी माइनस एफ आर 1। इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। सो ये इक्वेशन दिखेगा अपने को t प्लस 0.2 इंटू टी माइनस एफ आर 1 इज इक्वल टू 20। सो t इज इक्वल टू एफ आर 1 है तो ये तो ऐसे ही हट गया। सो t इज इक्वल टू 20। सो यहां से रिलेशन आ जाएगा t इज इक्वल टू 20। अब t इज इक्वल टू 20 यहां पे डालोगे तो m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। सबसे पहले मास ऑफ ब्लॉक a आ गया। अब दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग के लिए इस टेंशन पर हुक्स लॉ लगा दो, T बाई एरिया इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई एल, एनर्जी मिल जाएगा। या सॉरी, यहां पे दूसरा ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो। स्ट्रिंग स्टिफनेस दे रखा है 20,000 न्यूटन पर मीटर। सो यहां पे 20 जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग फोर्स ही बैलेंस कर रहा है। के एक्स इज इक्वल टू 20 से x आ गया, k इंटू डेल्टा एक्स 20 है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। फिर एनर्जी जो होगा यहां से क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। डेल्टा एक्स और के की वैल्यू पुट कर दो, एनर्जी आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन सॉल्व। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट ये कट गया, नहीं कटता ना तो दिक्कत हो जाता है यहां पे, तो अच्छा हुआ कि कट गया ये टी और एफ आर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इन इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, किसी से हुआ? चलो इसको हटाऊं मैं, ये लिख लिया सबने, हटाऊं इसको? सो क्वेश्चन नंबर 20, सो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि अ थिन रिंग इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डेंसिटी यंग्स मॉडुलस, रेडियस, ये सब कुछ दे रखा है। सो इफ द स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज दिस मच देन फाइंड आउट लैम्डा। सो अगर ये एक रिंग है, एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले लो जो कि यहां पे एंगल डी थीटा सब्सटेंड कर रहा है, यहां पे टेंशन T और यहां पे टेंशन T। सो इसमें 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dm, dm जो कि होगा मास बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर ओमेगा से घूम रहा है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ये सब कुछ समझ रहे हैं क्या किया मैंने? ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। टेंशन का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल के लाइन पे लिया है और उसको एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर किया है, या एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर किया है। सो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया, 2 कट गया, टी की वैल्यू आ गई एम बाई 2 पाई इंटू आर, एक आर कट गया। सो टी की वैल्यू आ गई एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई। सो यही टेंशन हर जगह पे होगा, हर छोटे छोटे एलिमेंट्स पे होगा, हर छोटे छोटे एलिमेंट्स पे यही टेंशन होगा। सो अगर मैं किसी भी एक पोर्शन पर अगर मैं ये लगाऊं
हुक्स लॉ लगाऊं तो मैं ये लिख सकता हूं टी बाई एरिया, एरिया जो कि होगा रो बाई उसका लेंथ, सॉरी रो इंटू उसका लेंथ, रो इंटू उसका लेंथ एरिया होगा, सो रो इंटू डी एक्स, या फिर जो भी ये एलिमेंट का लेंथ आ रहा है, इस एलिमेंट का लेंथ में dx कंसिडर कर रहा हूं। सो t बाई एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू डेल्टा x बाई लेंथ दैट इज dx। एक मिनट वो आर्टिफिशियल नहीं हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूं। एरिया जो होगा ये तुम्हारा होगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ, यहां पे ये गलत लिखा है मैंने, और ये भी गलत लिखा है। पूरे पे लगाते हैं, ये छोटे एलिमेंट पे नहीं लगाते हैं, टोटल एलिमेंट पे लगाते हैं। टोटल सबको मिला दिया जाए तो फाइनल लेंथ जो होगा वो हो जाएगा कुछ 2 पाई आर डैश, इनिशियल लेंथ है 2 पाई आर बाई इनिशियल लेंथ 2 पाई आर इज इक्वल टू स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई वाई, मतलब 1 बाई वाई, स्ट्रेस हो जाएगा तुम्हारा टेंशन बाई एरिया। सो 2 पाई कट गया, आर डैश माइनस आर बाई आर, ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू टी, टी की वैल्यू ऊपर से यहां पे डाल दो जो कि आएगा m बाई 2 पाई इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई एरिया, एरिया नहीं दे रखा है। सो एरिया निकालना पड़ेगा अपने को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है निकालना पड़ेगा, रो इंटू, एक मिनट रुको, रो जो है वो है मास बाई वॉल्यूम जो कि हो जाएगा मास बाई एरिया इंटू 2 पाई आर लेंथ। सो एरिया का एक्सप्रेशन आएगा m बाई रो इंटू 2 पाई आर, सो m बाई रो इंटू 2 पाई आर। अब ठीक है, ये आएगा तुम्हारा एरिया। सो चेंज इन रेडियस का एक्सप्रेशन इस टर्म्स में कुछ आएगा, m कट जाएगा और बाकी जो पैरामीटर्स है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। सो तुम्हारा आंसर यहां पे दिख रहा है मेरे को, 2 का भी फैक्टर कट जाएगा, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 2 आना चाहिए। देखो क्या आंसर है, 2 आ जाएगा, m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, इसको तुम ऊपर ले जाना, 2 पाई भी कट गया। सो ये फैक्टर दिखेगा तुमको रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब आर स्क्वायर बाई वाई, एक आर बचा हुआ है जो कि इधर से इधर चला जाएगा, सो हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब अपॉन वाई। सो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये तुम्हारा चेंज इन रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बस मैंने यही किया कि dx पे ना लगा करके पूरे रिंग पे ही लगा दिया, क्योंकि हर जगह पे टेंशन सेम ही है, इस वजह से dx का लफड़ा उठाया ही नहीं मैंने। जब हर जगह पे टेंशन सेम ही है तो डायरेक्टली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को लगाओ हुक्स लॉ में, इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अब ये सवाल जो है अभी अभी बताया था मैंने ऑब्जेक्टिव में, जस्ट अभी अभी बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में। यहां पे एक तरफ से बस फोर्स लगाया जा रहा है जिससे एक्सेलरेशन ए नॉट आ रहा है, अब कर लेना, नहीं होगा तो छोड़ देना। सारे क्वेश्चन ये डिस्कस हो गए, ये तुम्हारा डिस्कशन हो गया है। ठीक है, सो अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में एसएचएम के साथ मिलेंगे। टिल देन।